डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और ये समय है आपके अपने पसंदीदा शो जिसका नाम है सच के साथ। मुझे गिराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी होगी, क्योंकि मेरी इमारत में ईमान का पत्थर लगा हुआ है। जी हाँ, ये ठोक बजा के डंके की चोट पे हम कहते हैं, और हफ्ते में 2 बार कम से कम कहते हैं, मंगलवार और गुरुवार को। सच के साथ कार्यक्रम के जरिए आप तक वो सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज भी उसी कोशिश को मैं दोहराने की कोशिश करूंगा, और आपके रिएक्शन से मुझे पता चल जाता है कि हम अपनी कोशिश में कितने कामयाब हो पा रहे हैं या कितने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आपके साथ की दरकार हमेशा हमको रहती है, लेकिन एक और साथ की दरकार हमें बनी हुई है। जी हाँ, वो है हमारी थाली में परोसे जाने वाली रोटी की, यानी गेहूं की, जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया जा सकता है कि गेहूं का आयात किया जाए। हालांकि पिछले 6 बरस में गेहूं का आयात हमने नहीं किया है, लेकिन इस बार हो सकता है कि इस तरह का फैसला लिया जा सके और उस पर लगने वाले आयात शुल्क को हटाने की भी बात या घटाने की बात कही जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? कहा तो यह भी जा रहा था कि रिकॉर्ड बम्पर पैदावार गेहूं की हुई है। अगर वो पैदावार हुई है तो फिर इस तरह की नौबत क्यों आ गई? क्यों सरकारी भंडारण में कमी आई? क्यों पिछले 16 बरस का रिकॉर्ड इस भंडारण में कम हो गया और हम बहुत निचले स्तर पे पहुंच गए? अब कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि भाई ये फैसला क्यों लिया जा रहा है, कब लिया जा रहा है, किन परिस्थितियों में लिया जा रहा है, लिया भी जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। हम हालांकि सारे अनुमानों को परखने की कोशिश करेंगे, और सवाल ये भी कि अगर आयात किया तो फिर हमको गेहूं देगा कौन? और हम तो जो शीर्ष उत्पादक हैं वैश्विक मानचित्र पे, उसमें शुमार होते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों आई? तो सारे सवालों का, जी हाँ, सारे सवालों का आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। और आप जानते ही हैं मेरे शो का ट्रेंड है, मेरे शो की रवायत है, एक डिटेल रिपोर्ट शो के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक पहले मैं आपको दिखाता हूं और फिर बताता हूं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, वो किस तरह की जानकारी इस विषय पर रखते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक डिटेल रिपोर्ट सच के साथ में आपके लिए। बढ़ती हुई गेहूं की कीमतों ने आम उपभोक्ताओं की पेशानी पर बल लाना शुरू कर दिया है। इस सत्र में रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद गेहूं की कीमतों का बढ़ना परेशानी का सबब है। गेहूं की बढ़ती हुई कीमत इस ओर बड़ा इशारा भी है कि गेहूं खरीद का जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। 2022 और 2023 में लू और बेमौसम बारिश ने उत्पादन को प्रभावित किया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के भंडारण में कमी आने के साथ ही घरेलू कीमतें बढ़ी हैं। चालू वर्ष में कुछ राज्यों, खासतौर पर मध्य प्रदेश में गर्म सर्दियों के चलते पैदावार पर असर पड़ा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के डेटा के अनुसार थोक गेहूं की कीमतें मौजूदा समय में 5.3% ज्यादा है। सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक अप्रैल में 16 साल के निचले स्तर 7.5 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया। 2022 से गेहूं के आयात पर प्रतिबंध है, लेकिन अमेरिकी कृषि विभाग का कहना है कि घरेलू मांग, सरकारी भंडारण में गिरावट और कमजोर वैश्विक कीमतों के चलते भारत को 2 मीट्रिक टन गेहूं आयात करना पड़ सकता है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि गेहूं की खुदरा महंगाई 6.5% है, जो चावल, तुअर की दाल, आलू, टमाटर और प्याज की तुलना में अभी भी सौम्य है। भारत 6 साल बाद गेहूं आयात फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि भंडार को फिर से भरा जा सके और खराब फसलों के कारण बढ़ती कीमतों को स्थिर किया जा सके। आयात शुल्क हटाने से खुले बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है। अप्रैल 2024 तक सरकारी गोदाम में गेहूं का भंडार घटकर 7.5 मिलियन टन रह गया, जो 16 वर्षों में सबसे कम है।
वर्ष 2024 में गेहूं खरीद के लिए 30 से 32 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 26.02 मिलियन टन ही खरीदा जा सका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आयात से घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और कीमत स्थिर होगी। हो सकता है कि रूस संभावित आपूर्ति करता होगा, जिससे भारत के गेहूं आयात की जरूरत पूरी होगी। गेहूं भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भागों की प्रमुख फसल है। गेहूं रबी की फसल है, जिसे पकने के समय ठंडे मौसम और तेज धूप की जरूरत होती है। हरित क्रांति की सफलता ने रबी फसलों, खासकर गेहूं के उत्पादन में योगदान दिया। 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चीन, भारत और रूस गेहूं के शीर्ष उत्पादक हैं। भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब गेहूं के शीर्ष उत्पादक हैं। 6 वर्षों के अंतराल के बाद गेहूं का आयात फिर से शुरू करने का भारत का निर्णय गेहूं उत्पादन में गिरावट और सरकारी भंडार में कमी को दूर करने के क्रम में एक व्यवहारिक कदम है। कहा यह भी जा रहा है कि गेहूं आयात करने का यह निर्णय गेहूं की वैश्विक कीमतों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अपने देश में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब कई सवाल आपके जहन में होंगे। उन सवालों के जवाब सिलसिलेवार मैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ दूंगा। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। आप जानते ही चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले तारुफ एक एक करके कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णवीर चौधरी जी, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। कृष्णवीर जी, स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अविनाश चंद्रा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और खेती किसानी पर खास पकड़ रखते हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस शो में और चर्चा का हिस्सा हैं। मेरे साथ सुरेश मनचंदा साहब, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, बाजार की नब्ज अच्छे से टटोलते हैं और न सिर्फ टटोलते हैं, हमको और आपको समझाते भी हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कृष्णवीर सर आप ही से करूंगा। चौधरी साहब, हमें तो ये कहा जा रहा था, समझाया जा रहा था कि बहुत पैदावार हुई है, गेहूं की बम्पर रिकॉर्ड पैदावार हुई है। सर, वो हुई थी या नहीं हुई थी? क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वो तो गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, आयात करने तक की नौबत आ रही है। देखिए, पैदावार एक मुद्दा है, भंडारण कितना हुआ, एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट कितना हुआ, वो दूसरा मुद्दा है, और आयात करने का जो सवाल जो लोग कर रहे हैं वो तीसरी बात है। पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जहां तक उत्पादन का सवाल है उसमें कोई कमी नहीं हुई है, कोई ऐसी परेशानियां नहीं है कि राष्ट्र को आयात करना पड़ गेहूं। और क्यों ऐसी स्थिति है कि भंडारण नहीं हो पाया है? इसलिए नहीं हो पाया है कि एमएसपी का जो दाम था सरकार द्वारा घोषित वो कम था और बाजार में जो है वो किसानों को ज़्यादा दाम पर खरीदा गया। 2400-2500 रुपये तक गेहूं खरीदा गया, तो किसान जो है तुलाई कांटे पे न ले जा गए फूड कॉरपोरेशन के, वो सीधे सीधे जो है उसने बाजार में बेच दिया है। गेहूं देश के अंदर है, गेहूं बाजार के अंदर है, गेहूं की कोई शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज गोडाउन्स के अंदर है। जो उत्पादन का सवाल है और जो उत्पादन को बाजार का सवाल है, ये दोनों चीजें हैं। हाँ, ये सही है कि गेहूं बाजार की ताकतों के हवाले में है, कब्जे में है, क्योंकि उन्होंने वो 200 रुपये ज्यादा दे के खरीदा है और गांव में जाके खरीद लिया है। किसान लेके क्या करेगा? वो सोचेगा यार वहां जाएगा, कोई कहेगा नमी होगी, कभी कहें बारदाना नहीं है, भुगतान तब मिलेगा जब मिलेगा। एफसीआई से लोग वैसे खुश तो है नहीं। तो सब बाजार ही कंट्रोल कर रहा है, आप कह रहे हैं ना, बाजार ही कंट्रोल कर रहा है, बाजार हावी है। बाजार हावी है, बाजार ने खरीद लिया है, बाजार के पास गेहूं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 80 करोड़ लोगों को बांटने की बात नहीं है। 80 करोड़ लोगों को बांटने की जरूरत कहां आ गई है? बताइए ना। ये फ्री का राशन बांटना, आखिर जरूरत क्या है इसकी? जो है जरूरतमंद को फ्री का राशन दीजिए। जो सामर्थ्यवान है, जिनके पास तमाम संसाधन है, उनको फ्री का राशन देने की जरूरत नहीं है। तो सरकार नहीं, को ये अलग अलग चीजें कृष्णवीर जी आप मिक्स कर रहे हैं। जरूरत है या नहीं, ये अलग मसला है। अगर वो जरूरत है और उसके हिसाब से जो भंडारण की कैपेसिटी है उसमें हम लैग कर रहे हैं, ये अलग मसला है। दोनों चीजें मिक्स नहीं हो रही क्या आपकी स्टेटमेंट से? मिक्स इसलिए नहीं हो रही है कि उत्पादन एक मुद्दा है, देश में उत्पादन में कोई कमी नहीं है। माल पैदा करा किसान ने, वो सरकार ने एमएसपी पे जो खरीदा है वो कम खरीदारी इसलिए हुई है
कि वो बाजार ने सीधे खरीद लिया किसानों से। अच्छा। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। काला बाजारी है ये? काला बाजारी नहीं है। अच्छा। खुला बाजार है और बाजार ने खरीद लिया है। और जब बाजार में उसको ज्यादा पैसा मिला है किसान को तो उसने बाजार में बेच दिया गेहूं। बात सिर्फ इतनी भर है। तो बेवजह होल्ड कर लिया गया है आप कह रहे हैं? बेवजह नहीं है, स्टॉक कर लिया गया है, स्टॉक कर लिया गया है। बिल्कुल तो स्टॉक। कब निकलेगा ये स्टॉक? जब ज्यादा पैसे मिलेंगे? जब ज्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा। वो बाजार उसी तरीके से चलता है। तो बाजार हर कोई तो अपना मुनाफा ही देखता है ना, फिर ये तो मुनाफे के लिए ही किया गया है। तो इस मुनाफे पे बाजार की जो प्रोबेबिलिटी है, जो उस पर नियंत्रण करने की क्षमता है, वो लैक कर रही है आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए बाजार हमेशा जो है मौका देखता है। हर फसल में मौका देखता है। उसने सोयाबीन का तो दाम बहुत बुरी तरह गिरा दिया था, चने का दाम उससे पहले बहुत बुरी तरह बाजार ने गिरा दिया था, और वो किसान लेके भटकता रहा, लेके घूमता रहा। ना तो सरकार की एजेंसीज ने खरीदा, ना बाजार ने खरीदा। ये तो मैं अभी की दूसरी फसल की बात इसलिए कर रहा हूँ, वो भी तो आखिर इस देश की खपत की आवश्यकता है, वो भी तो उसी में आता है फसलों में। तो ऐसा नहीं है कि कोई गेहूं का अकाल पड़ गया है, देश में कोई कमी आ गई है। फिर आयात क्यों? आयात तो ये बिस्किट बनाने वाली लॉबी है, जो इंडस्ट्री लॉबी है, वो ये चाहती है कि भाई हमको जो ड्यूटी फ्री मिल जाएगा। अच्छा। तो हम लेकिन जिस दिन आप गेहूं को आयात करना शुरू करेंगे उस दिन आपको पता लगेगा कि गेहूं का क्या भाव ग्लोबली जो आपसे मांगा जाएगा। ये गलत है। और इस तरीके से जो है अगर ये संदेश दिया जा रहा है तो ये उचित नहीं है। ठीक है, अब किसान की बात किसान से समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में मेरे साथ सुमित डागर भी जुड़ चुके हैं, जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, किसानों की बात करते हैं और खुद खेती किसानी करते हैं। सुमित, असल में जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से ये डर लगने लगा है कि हमारी थाली महंगी होने वाली है। क्या किसानों ने इस बार गेहूं उतना उत्पादन नहीं किया, उतनी पैदावार नहीं हुई, या फिर ये बढ़ते हुए दाम जो डरा रहे हैं ये किस लिए है? हाँ, नमस्कार सर। उत्पादन तो आपकी बार भरपूर हुआ है सर। उत्पादन का मैं सामान्य शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो आपकी बार इतना हुआ है कि पिछले साल से भी ज़्यादा उत्पादन था आपकी बार। और जैसे कि तूड़ा जो होता है, जो गाय भैंस का चारा होता है, वो आपकी बार उसका दाम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि गेहूं का उत्पादन आपकी बार बहुत ज़्यादा था। तो उत्पादन में कहीं भी कमी नहीं रही है। किसान का जो गेहूं बिका है वो बिका है 22 रुपये 75 पैसे के हिसाब से। ये एक एमएसपी की खरीद रही है जो सरकार ने जिस पे खरीदा है। किसी स्टेट ने इस पे बोनस दिया है, किसी ने 1 रुपया 25 पैसे बोनस दिया है, मैक्सिमम बोनस दिया गया है। तो जब सारा गेहूं बिक चुका था तो हमारी थाली तो महंगी हो चुकी है, होगी नहीं, महंगी हो चुकी है। हम केवल गेहूं की बात करें, हमारा प्याज महंगा हो चुका है, हमारा आलू महंगा हो चुका है। हमें इन सब की थोड़ी समझनी होगी कि हो क्या रहा है। जो गेहूं था वो जब स्टॉक किया जा रहा था तो वो बड़ी मात्रा में स्टॉक किया जाता है, एक साथ खरीद लिया जाता है, और खरीदने के बाद वो किसी एक इंसान के पास आ जाता है। जब हजारों किसानों का गेहूं एक इंसान के पास उसकी जो है कमांड आ जाती है, वो किस समय उसको निकालेगा, कितने दाम में उसको निकालेगा, वो बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अब उसकी जो है ग्रेडिंग करके फिर वो अलग अलग नाम से उसको देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने बहुत मार्केट में सुना होगा, शरबती गेहूं की एक बहुत ज्यादा मार्केट रहती है। पूरा भारत जो है केवल शरबती गेहूं को खा रहा होता है, जबकि जो मध्य प्रदेश का नंबर है वो काफी नीचे है गेहूं उत्पादन में, बाकी स्टेट्स का ऊपर है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। तो वो ग्रेडिंग करके उसको जो है महंगे दामों पे देना शुरू कर दिया जाता है। मैं इसका एक और अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे गांव में ही मेरे घर के सामने था, तो वो जो थे वो खेती नहीं करते थे, बाकी पूरा गांव खेती करता था। अच्छा। वो केवल जब हार्वेस्टिंग का समय होता था, जिस समय कटाई होती थी, उस समय क्या करते थे, सबके गेहूं को, सरसों को, इसको स्टॉक करते थे अपने पास, अपने घर में। और उन्होंने जैसे कई पंखे वगैरह, कूलर वगैरह लगा रखे थे, जिससे कि उसमें नमी से खराब ना हो। और वो एक तरीके से उन्होंने पूरा एक स्टॉक हाउस बना रखा था गांव के अंदर ही, और वो स्टॉक करते थे। तो गांव के सभी किसानों से आज वो व्यक्ति सबसे अमीर है। जो उगाते थे उनसे सबसे अमीर वो व्यक्ति है जो उसको स्टॉक करता था। तो स्टॉक वाले के हाथ में पावर आ जाती है उसको मेंटेन करने की, वो किस दाम में उसको रखता है। उत्पादन में ना कोई कमी थी ना कोई कमी है, भरपूर उत्पादन जो है गेहूं का हम करते हैं। ठीक है जी सर। तो स्टॉक को लेके कोई खास नीति नहीं, ये भी एक बड़ी वजह। अविनाश मेरे साथ हैं। तो अविनाश, असल में जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि आयात शुल्क में कमी आ सकती है, उसे घटा सकते हैं, इसका पूरा विश्लेषण आपकी निगाह में क्या है? कहाँ पे चूक रह गई, कहाँ पे काम करने की जरूरत थी? इस दहलीज तक हम पहुंच कैसे गए कि हम यहाँ 6 बरस बाद फिर ये सोचने लगे हैं? आपका प्रश्न बड़ा मौजू है, और इसका जवाब ये है कि देखिए, जब फसल का मौसम होता है तो सरकार एक सर्वे करती है और एक पूर्वानुमान लगाया जाता है कि इस बार पैदावार कितनी होगी, और उसके हिसाब से योजनाएं बनाई जाती हैं कि हमें उसका आयात करना है, निर्यात करना है, या क्या करना है।
हर बार, क्योंकि आपको पता है कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है भारत, और भारत अपने कुछ पड़ोसी देशों को इसका निर्यात भी करता है। पिछले 2 वर्षों से, जब से यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, उससे दुनिया भर में थोड़ा संकट आया हुआ है गेहूं का। वहाँ से जो, क्योंकि यूक्रेन भी एक बड़ा उत्पादक देश है जी। और वहाँ से फ्री फ्लो जो निर्यात है वो नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे देश भारत की तरफ उम्मीद लगाकर देख रहे थे। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, जब भारत में बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई गई थी बहुत पहले, लेकिन अचानक से जो ग्लोबल वार्मिंग या जिस भी रीजन से बारिश बीच में हुई और खड़ी फसल को बहुत नुकसान हुआ था, और एक स्थिति ऐसी आ गई थी जब हम निर्यात करने की योजना बना रहे थे और हमें ऐसा लगने लगा कि हमें आयात करना होगा। दूसरी चीज़ ये कि इस बार भी जब जो खड़ी फसल सर्वेक्षण की जाती है, उसमें इस बार उम्मीद थी कि भारत में कम से कम 112 मिलियन टन जो गेहूं का उत्पादन होगा। हालांकि उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा है, लेकिन जो उम्मीद लगाई गई थी 112 मिलियन टन, वो वहाँ तक नहीं पहुँचा। पिछले वर्ष जो उत्पादन हुआ था वो 102.5 मिलियन टन के आसपास उत्पादन हुआ था, और इस बार 105.7 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है, यानी पिछले साल से ज़्यादा हुआ है। लेकिन फिर भी जो हमारा अनुमान था 112 मिलियन टन का, वहाँ तक नहीं पहुँचा। अब आपको पता है कि जैसे देश में अभी पिछले कई वर्षों से 80 करोड़ जनता को फ्री अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, और पिछले 3 वर्षों से जब गेहूं का उत्पादन उम्मीद के अनुरूप नहीं हुआ, तो जो सरकार के पास जो स्टॉक होता है, जो रिजर्व होता है, उससे लगातार 3 साल से सरकार गेहूं के जो कीमतें हैं वो मार्केट में ना बढ़े उसके लिए रिलीज़ करती है। तो जब उनका भंडारण कम होने लगा, जो कम से कम 3 महीने की अपने उपभोग के बराबर का स्टॉक सरकार अपने पास रखती है, जो कम से कम 11-12 मिलियन टन के आसपास वो स्टॉक रखा जाता है। इस बारी 112-15 मिलियन टन के आसपास रखा जाता है। इस बार भी सरकार ने, क्योंकि पिछले 3 बारों से कम रह गया था स्टॉक, तो उन्होंने सोचा था कि जब 112 मिलियन टन जब हमारे यहाँ उत्पादन होने जा रहा है, तो उसमें से अधिक खरीदारी करके अपने स्टॉक को फिर से एक बार रिजर्व किया जाएगा। तो सरकार ने खरीदारी शुरू कर दी, उधर मार्केट ने भी खरीदारी शुरू करी, और जैसे बिस्किट या और जो पदार्थ उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने भी बाज़ार से खरीदना शुरू किया। और एमएसपी में, जैसे अभी हमारे किसान भाई बता रहे थे कि यूपी ने जो 2275 रुपये का जो समर्थन मूल्य है, उसमें 125 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। अच्छा। लेकिन मार्केट में इस तरीके से जब वो 125 रुपये हम मिला देते हैं, तो करीब 2400 रुपये का भाव हो जाता है। लेकिन मार्केट में 2600 से 2700 के रेट पे मार्केट उनसे खरीद रहा है, तो किसान उनको भी दे रहे हैं, और सरकार भी पिछली बार से ज़्यादा खरीदारी कर रही है। हालांकि अभी तक 300 मिलियन टन अभी पीछे है खरीदारी, और सरकार अभी प्लान कर रही है उसे खरीदने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मार्केट में ऐसी उम्मीद लगाई जाने लगी है कि अब गेहूं जो है वो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी और उपभोक्ताओं के लिए उसकी कमी हो जाएगी। तो सरकार के ऊपर प्रेशर है कि जो आयात शुल्क लगाया जाता है 40% के आसपास, उसको कम किया जाए या बिल्कुल हटा दिया जाए, ताकि जो मार्केट के प्लेयर हैं वो बाहर से, रूस वगैरह से गेहूं का आयात कर लें और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें। तो ये सारा कुल मिला के जो कहानी तो ये है, बड़ी तस्वीर वो अविनाश ये जी ने है। खींचने की कोशिश की, लेकिन बाजार की नब्ज टटोलने में माहिर है मनचंदा साहब। तो मनचंदा साहब, असल में क्या कोई रणनीति हमारे पास ऐसी नहीं है कि भंडारण कमी होने लगे तो हम वहां कर जाएं, किसी तरह का बफर हम बना पाएं? क्या इस सारी चीज में, इस सारी स्ट्रेटेजी में हम बहुत लैग करते हैं? और लैग करते हैं तो फिर 6 बरस से अब की स्थिति आप कैसे देखते हैं? आपका टेक क्या है सर? देखिए, हम 2 तरह की बात करते हैं। पहली बात हम करते हैं कि जो एग्रीकल्चरल जो एरिया है उसको फ्री कर देना चाहिए, उसको बाजार के हवाले कर देना चाहिए। अच्छा। और दूसरी तरफ हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको कंट्रोल करके रखें। निश्चित तौर के ऊपर पे जो गेहूं है वो आपकी रोज़मर्रा की आइटम है, और उसके ऊपर पे सरकार का कीमतों के ऊपर पे जो बढ़त आती है उस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गेहूं पर ऐसा नहीं है, स्टॉक लिमिट है, ठीक है जी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये सिर्फ जो उत्पादन है, देखिए ये सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं के मेंबर्स हैं, उन सब ने ये एक चीज़ एक्सेप्ट की कि उत्पादन जो है पिछले साल से ज़्यादा है। निश्चित तौर के ऊपर पे उत्पादन के अंदर में हमने बढ़त देखी है, और जो 24-25 के जो फिगर्स आ रहे हैं
वो 1140 लाख टन के आ रहे हैं, तो वो एवर हाई है। एवर हाई का मतलब ये हो गया कि हम रिकॉर्ड उत्पादन करने जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, विश्व के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। ऐसा नहीं है कि विश्व के अंदर में गेहूं की कहीं कोई किल्लत पैदा हो गई है। हाँ, निश्चित तौर के ऊपर जो जियोग्राफिकल पॉलिटिकल जो सिनेरियोज क्रिएट हुए हैं उसका एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर आते हुए देखा। जहाँ तक पाइपलाइंस की बात है, स्टॉक पाइपलाइंस की बात है, पिछले 3 साल का अगर मैं डाटा आपके साथ में शेयर करूं, देखिए 2020-21 के अंदर में जो एंडिंग स्टॉक था वो तकरीबन 27,800 मीट्रिक टन का था। फिर उसके बाद अगले साल वो घट जाता है 21-22 के अंदर में, 21-22 के अंदर में ये घट करके 19,500 मीट्रिक टन हो जाता है। फिर उसके बाद में 22-23 के अंदर में ये फिगर फिर से कम हो जाती हैं और लगभग आधी रह जाती हैं। अच्छा। 9,500 मीट्रिक टन। और जो अभी का जो डाटा आ रहा है वो केवल मात्र 8,500 मीट्रिक टन के आसपास का फिगर आ रहे हैं, जो पिछले साल से हम कैरी फॉरवर्ड करके लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो स्टॉक के अंदर में हमने गिरावट देखी है, 16 साल का लोएस्ट लेवल माना जा रहा है। 2008 के बाद ये ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहां पर हमने स्टॉक के पाइपलाइंस को खाली होते हुए देखा है गेहूं के। लेकिन अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि गेहूं आखिर गया कहां पे। ऐसा नहीं है कि गेहूं प्राइवेट हाथों के बीच के अंदर है। देखिए सिनेरियोज क्या है, सिनेरियोज ये हैं जब फार्मर, आज हिंदुस्तान का किसान भी थोड़ा सा समृद्ध हो चुका है। डागर साहब इसके ऊपर पे ज़्यादा दृष्टि और डालेंगे, क्योंकि किसान को अगर ये पता चल जाए कि यार भाव अच्छे मिल सकते हैं और प्राइजेस 3,000 रुपए को टच कर सकते हैं, तो कोई भी छोटा किसान होगा वो पूरी फसल नहीं बेचेगा, वो उतनी फसल बेचेगा जितने उसको पैसे की जरूरत है। पता कैसे चलता है? देखिए फोरकास्टिंग है, बाजार से पता चल जाता है। जो सिनेरियोज हैं, देखिए जो किसान है वो आड़तीये से पूछता है जी क्या लगता है। मीडिया आजकल इतना समृद्ध हो चुका है कि हर किसान के पास में यूट्यूब्स और अदर जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उससे उसके पास कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि जी गेहूं की कीमतों के अंदर इजाफा देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो जब आपके पास में ये इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आप पूरी फसल को नहीं बेचते, तो उसके एक हिस्से को आप बेचते हो। ठीक है। और जहां तक हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक किसानों के पास अभी भी क्रॉप रखी हुई है। अच्छा। आप देखिए कि अभी टाइम कितना हुआ है, अभी आपके पास में मार्च अप्रैल के अंदर तो फसल आनी शुरू ही हुई है। उसके बाद इलेक्शंस का एक सीन हमने देखा। इलेक्शनों के बाद में अभी किसान ये देख रहा है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट का सिनेरियो क्या है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में प्राइसेस अप हो रहे हैं बनस्पत उसके जब आपके पास में स्टॉक्स की कमी नहीं है, और इस समय पर मार्केट ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहा है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, सर करेंगे इस पे बात आगे मैं बढ़ाऊंगा, मुझे ब्रेक भी लेना होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सुमित कुछ कह रहे थे, जल्दी से 30 सेकंड में बोलिए, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। हाँ, मैं कहना चाहता था कि किसान ने जब भी स्टॉक किया है ना, मार्केट को जज करते हुए स्टॉक किया, उसको घाटा ही हुआ है। जब यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हुआ तो सबको उम्मीद थी कि सभी किसानों को उम्मीद किया कि इस साल जो है दाम बढ़ेंगे, तो मैक्सिमम किसानों ने स्टॉक किया और उसी साल आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे किसान। और उसी साल जो है रेट कम हो गया, और ज्यादा रेट कम हो गया था, तो किसान को घाटा हुआ था, तो स्टॉक करते हुए बड़ा डरता है। ब्रेक के बाद हम इस पे थोड़ी बड़ी बात करेंगे। ठीक है, सुमित ने ब्रेक ले लिया, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो फिर चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे, रहिएगा हमारे साथ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और आज बात हो रही है गेहूं की, बात हो रही है आटे की, बात हो रही है वैश्विक कीमतों पे गेहूं की वजह से पड़ने वाले असर की। पड़ेगा, नहीं पड़ रहा है या पड़ चुका है, ये सारी बातें आज हम चर्चा में कर रहे हैं। कृष्णवीर जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। तो कृष्णवीर जी, ब्रेक से पहले और ब्रेक के बीच में अहम बातें आप मुझको समझा रहे थे एक्सक्लूसिवली,
वो मेरे व्यूवर्स को समझाइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, देश में गेहूं का उत्पादन जो है पूरी तरीके से आवश्यकता के अनुरूप किसानों ने किया है। तो ये कहना कि शॉर्टेज है और हम आयात करें, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है किसी भी तरीके से। राष्ट्र के हित में नहीं आयात को मैं मान सकता। क्यों करें? आयात करना राष्ट्र हित में क्यों नहीं है? मुझे किसानों ने पैदा किया है, अच्छा, बाजार के अंदर है, उपलब्ध है। अब आपने अपने स्टॉक को खाली करने के लिए 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। वो कौन से 80 करोड़ लोग हैं देश में? आप मुझे ये बताइए कि 14 करोड़ 30 लाख तो जोत हैं, और 14 करोड़ को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं किसान परिवारों में, तो 70 करोड़ की आबादी वो है जो खुद पैदा कर रही है, अपने लिए भी कर रही है और देश के लिए भी कर रही है। दूसरी बात ये है कि जो इनकम टैक्स पेयर हैं, जो सर्विस क्लास हैं, जो बिजनेस क्लास हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन को आप जोड़ लीजिए तो वो कहाँ जा रहा है? ये सब जो जा रहा है गरीबों के नाम पर, वो दुकानों पर लेकर और उसको बेच रहे हैं, या तो उन्हीं दुकानदारों को बेच रहे हैं या वो बाजार में ले जाके बेच रहे हैं। ये तो उल्टा हो रहा है। आवश्यक जिसको है, जो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है, उसको फ्री में देना उचित है। लेकिन इस तरीके आज स्थिति गांव की ये हो गई है कि मजदूर काम करने को, गेहूं काटने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा मुझे फ्री में मिल जाएगा, जबकि पहले वही गांव का आदमी गेहूं को कटाई के लिए मैं 5 किलो लूंगा जी बीघे का, मैं 10 तो ये किलो बंद लूंगा। कर दें, तो ये सब बंद कर दें, आप कह रहे हैं? आप गरीब को दीजिए, मेरा कहना है गरीब को दीजिए, लेकिन जिनके घर में स्कूटर है, कार है, मोटरसाइकिल है, जिनके घर में टेलीविजन चल रहे हैं, जो सब कुछ सामर्थ्यवान है, उनको फ्री में राशन बांटने से राष्ट्र का हित नहीं होता है। ये ब्रह्म ज्ञान कहां से मिल पा रहा है कि ये जो गेहूं बांटा जा रहा है या अनाज बांटा जा रहा है वो जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है? ये कैसे पता चलता है सर? मैकेनिज्म आज आप डिस्क्लोज कर दीजिए। जरूरतमंदों को कौन कह रहा है? जरूरतमंदों के अलावा उनको दिया जा रहा है जिनको जरूरत नहीं है। तो कौन है सर? वो कैसे पता चलता है ये भी बता दीजिए ना। आज इतनी अहम चर्चा हो रही है तो ये बता दीजिए। सरकार को बिलो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन करवा लेनी चाहिए और पूरे देश का सर्वे करा लीजिए, और बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको आप फ्री में राशन दीजिए, वो उचित है। लेकिन 80 करोड़ लोग राशन वो बिक रहा है घनश्याम जी, बाजार में उल्टा बिक रहा है। वही दुकानों पे बिक जाता है। अच्छा, दुकानों से लेके बाहर बिकता है, ठेलियों पे बेचते हैं गांव के अंदर वही लोग, वही चावल बिक रहा है। तो ये अब फ्री बीज का जमाना जो है ये गया। गरीब को फ्री दीजिए, गरीब को खिलाइए, लेकिन ये 80 करोड़ की आबादी को गेहूं और चावल बांटना बंद करिए। बस एकमात्र यही वजह है। किसान मात्र यही वजह है। एक मिनट, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था ही तो करनी है। सरकार उसी के लिए तो खरीदती है कि सरकार को एमएसपी प्रोक्योरमेंट करना। मेरा कहना यह है कि आप बाजार को न्यूनतम समर्थन मूल्य को रिजर्व प्राइस में कन्वर्जन करिए, और पूरे देश के बाजार का रिजर्व प्राइस होगा तो जो भी खरीदेगा वो उस एमएसपी पे खरीदेगा। बिडिंग जो है वो एमएसपी से कम पे नहीं होनी चाहिए, खुली बिडिंग हो, एमएसपी से बिडिंग शुरू हो, उसके बाद बाजार के लोग जिस भाव पे खरीदना चाहते हैं, किसान को भी स्वतंत्रता है। वो एपीएमसी की मंडी में जाए, वो बाहर बेचे, वो कंपनी को बेचे, वो बिस्किट वाले को बेचे, वो ब्रेड वाले को बेचे। ये पॉलिसी में आज चेंज की आवश्यकता है। ठीक है मनचंदा साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं जो कृष्णवीर जी कह रहे हैं उसमें दो चीजें निकल करके आ रही हैं। पहला ये कि अगर आप 80 करोड़ जनता को फ्री राशन बांट रहे हैं तो इससे मार्केट के अंदर से डिमांड खत्म हो गई। एक बात, अगर बाजार से डिमांड खत्म हो जाएगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइसेस अप जा रहे हैं। अगर आप पीछे के दिनों के अंदर देखेंगे तो गेहूं के प्राइसेस के अंदर हमने अपवर्ड ट्रेंड देखा है, उसमें तो एक तेजी आई है। एक चीज। दूसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर हमें ये नोट करनी चाहिए कि अगर किसानों को अच्छा प्राइस मिल रहा है, देखिए आज ग्लोबली आप कनेक्ट हो चुके हो, आपका पूरा का पूरा बाजार जो है वो विश्व के साथ में जुड़ चुका है। यहाँ पर जो सरकार है वो सरकार टू सरकार अब ट्रेड भी कर रही है। अगर किसी दूसरे देश को अगर अन्न की ज़रूरत है तो सरकार, भारत सरकार उसको मुहैया भी करवा रही है। युद्ध का समय चल रहा है तो उसके बीच में सरकार ने कई देशों को अन्न मुहैया भी करवाया है। लेकिन मेरा यहाँ पर यह कहना है कि किसान को अगर अच्छा भाव मिल रहा है और अगर उसके पास में क्रॉप के अंदर में क्रॉप पड़ी हुई है और उसके पास में कुछ भी स्टॉक में रखा हुआ है उसने, तो अच्छा है ना। बाजार अगर अप जा रहा है और उससे अगर किसानों का भला हो रहा है और उसमें किसान भी अगर कमाई कर पा रहा है
और अगर प्राइस 3,000 रुपए को अगर छू भी जाता है, जैसा कि हमने देखा था, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था और रशिया और यूक्रेन आमने सामने हुए, तो निश्चित तौर के ऊपर उस समय पर हमने एक तेजी आते हुए देखी। लेकिन अब यहां पर ये मायने रखता है कि भाई आपने रख तो लिया लेकिन निकालना भी है उसको। आप अगर समय पर उसको नहीं निकालेंगे और अगर ज्यादा ग्रीड अगर आप रखेंगे बाजार के अंदर में, तो वो जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई है वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से फिसल जाएगी। मनचंदा साहब, जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसको लेके मुतमईन हैं आप कह रहे हैं कि स्टोर कर लीजिए फिर कीमत के हिसाब से बेच दीजिए। सर ये तो गलत ट्रेंड सेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, गलत ट्रेंड नहीं है। लालच जो आप तो सर ये लालचीपन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। जी, एक बात बताइए, बाजार से मुनाफा कमाने का अधिकार सिर्फ ट्रेडर को तो नहीं है ना, केवल मंडी के आड़तीये को तो नहीं है, मिलर को तो नहीं है, जो उसको उगा रहा है प्राइस तो उसको भी मिलना चाहिए, उसमें उसकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। नुकसान ना हो जाए इसमें कभी बड़ा, इसमें नुकसान ना हो जाए। कृष्णवीर जी कुछ जोड़ रहे पीस सर, प्लीज उनको स्क्रीन पे लीजिए। बात बताइए मनचंदा जी, जी जब किसान का सोयाबीन मंडी में आया था जी, तो फिर बाजार ने क्या किया उनके साथ? देखिए 1.5 महीने तक। दूसरी बात आप ये बताइए, उससे पहले जब चना आया था बाजार में, तब बाजार जो है 4,000 रुपए में क्यों गिरा दिया गया? उससे पहले सरसों जो है 4,4100 रुपए बाजार ने गिराई। उससे पहले मूंग की दाल को 4,000 रुपए बाजार ने गिराया। जब किसान का माल आता है तो बाजार की ताकतें लूटती है, शोषण करती है किसान को। मैंने जो ये कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को रिजर्व प्राइस इसलिए होना चाहिए कि किसान भी बचे और कंज्यूमर भी बचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्टॉक कर लिया, खरीद के रख लिया, अब आप लूट मचाएंगे उपभोक्ता के साथ। फिर वो आयात की बात, हम तो निर्यात करने की योजना पर गेहूं का काम कर रहे हैं। हम तो ड्यूरम की वैरायटी को करके और उसका निर्यात की डिमांड बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बाजार अगर इस तरीके से काम करेगा, देखिए मेरा ये कहना है अब तो ये तय करना पड़ेगा कि कंज्यूमर प्राइस और प्रोड्यूसर प्राइस, इसके बीच का जो गैप है वो अब सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा कि कंज्यूमर प्राइस क्या है और प्रोड्यूसर प्राइस क्या है। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तभी सुधरेगा बाजार। बाजार अपने हाथ से बाहर जा चुका है। हाँ। क्या ये सच्चाई नहीं है कि गेहूं की पैदावार देश में खपत के अनुसार हुई है? और यह सच्चाई नहीं है कि व्यापारियों ने उस गेहूं को जल्दी से और खरीद लिया है। देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। फिर इंडस्ट्री इसमें जो है एक्साइज इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म करवा के आयात करने की बात क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि बाजार दबा के बैठा हुआ है। देखिए अगर वो इम्पोर्ट अब कृष्णवीर जी यहाँ पे फिर वेरी आ जाएगा। वो डिफरेंस यहाँ पर ये क्रिएट होगा, अगर मान लीजिए कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके अगर प्राइवेट ट्रेडर जो है वो इंपोर्ट करवाना चाहता है, इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म करके करवाना चाहता है, तो इससे अगली फसल में किसान को मारने के लिए प्राइजेस इससे नीचे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं जिन किसानों, देखिए आपको एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए, आपको एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। किसान की क्रॉप है, अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, इसीलिए अगर उसने होल्ड किया हुआ है तो निश्चित तौर के ऊपर उसको एक अच्छा प्राइस मिलना चाहिए। यहाँ अगर गेहूं की प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो ये तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सर यहाँ मौका और गेस्ट को भी मिलना चाहिए। अविनाश मेरे साथ जुड़े। तो अविनाश, क्या ये वैश्विक कीमतों पे भी असर डालने वाला फैसला हो सकता है अगर हम आयात करते हैं, या फिर असर ऑलरेडी हो चुका है? देखिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वही किसान बाजार को क्यों बेच रहा है, कि किसान को लाभ कमाने का हक नहीं है। कोई और उत्पादक है वो ये डिसाइड कर सकता है कि मेरा उत्पादन मैं कब मार्केट में बेचूं या कितने में बेचूं, ये सबको हक है, लेकिन किसान को हक नहीं है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम के माध्यम से आप हर बार ये करते हैं कि जब आपके यहाँ बम्पर पैदावार होती है तो आप निर्यात के लिए खोल देते हैं आप अपने दरवाजे, और जब महंगाई आने लगती है, किसान जब सोचता है कि अब हमें कुछ फ़ायदा कमाने का मौका मिला हुआ है, तो उस समय आप कहते हैं कि आप आयात कर लेंगे, बैन कर देंगे, ये कर लेंगे। ये क्या मतलब होता है? तो पिछली बार सरकार ने एक बहुत बढ़िया फैसला भी लिया था, इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करने का फैसला लिया गया था। हालांकि इसको बहुत सारी राजनीति हुई और ये लागू नहीं हो पाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉक कर ले, मतलब बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि आज़ादी के 70 साल बाद भी आज किसान के पास गोदान नहीं है और वो अपने उत्पादन को, अपने फसल को ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकता है। इस बार भाग्यवश जो प्री मानसून बौछारें होती हैं वो नहीं हुई हैं। अब तक किसान
के पास जल्दबाजी नहीं हुई है कि खेत में उसका माल सड़ रहा है, भीग रहा है, तो उसके पास उसने कुछ दिनों तक स्टॉक कर लिया, रोक लिया, और मार्केट को भी थोड़ी ज़रूरत पड़ी, सरकार भी इसके साथ साथ बीच में खरीदारी कर रही है अपने स्टॉक को रखने के लिए, जो बफर स्टॉक रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर असर डाल रही हैं, और ये एक बढ़िया चीज़ है किसान को उसके फसल के हिसाब से। देखिए होता क्या है, किसान कैसे उत्पादन के लिए कौन सी फसल लगाएगा, उसके लिए वो कैसे डिसाइड करता है। जब वो देखता है, हम कभी कभी देखते हैं कि इस बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आलू है, तो इस बार आलू का भाव बहुत बढ़ गया, प्याज का भाव बहुत बढ़ गया, तो अगली बार बम्पर किसान जो होते हैं वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, फिर मार्केट क्रैश हो जाता है। अब जब और उनको अपना सारा सामान सड़क पे फेंकना पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास परिवहन के पैसे निकालने के पैसे नहीं होते। अब जब भाग्यवश उसको अपना फायदा बढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो आप दूसरी बात कर रहे हैं, मार्केट को खरीदने दीजिए। मार्केट तो यहाँ पे जैसे अभी चौधरी सर ने कहा है, इन्होंने यही कहा है कि भाव से ज्यादा क्यों ले रहा है, और वो कह रहे हैं कि एमएसपी भी निर्धारित करिए कि इससे ऊपर ही लेना है। यहाँ तो मार्केट ज्यादा भाव पे ले रहा है ना, मार्केट तो हमेशा चाहेगा कि मैं कम पे लूं, यहाँ भाव ज्यादा पे क्यों ले रहा है। तो ये मार्केट इन चीजों के लिए नहीं करता है कि मैं क्या प्रभाव डालूंगा, उसका ये देखना है कि किस चीज़ की डिमांड है और किस चीज़ की सप्लाई कहाँ से होनी है, कितनी होनी है। वो अपने आप सैचुरेशन कर लेता है, कीमतें अपने आप स्थिर होती है, डिमांड एंड सप्लाई की होती है। किसान को भी पूरा हक है अपने मुनाफे को बढ़ाने का। सुमित, तो किसानों को लेके सारी बातें और लोग ही सोच ले रहे हैं, किसान क्या सोच रहा है असल में? स्टॉक करना ठीक है, ज्यादा उगाना ठीक है, छुपा लेना ठीक है, फिर छुपा के फिर बेच देना ठीक है, किसान क्या सोचता है सुमित? सर किसान भ्रम में रहता है, वो हमेशा सोचता रहता है ये हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ना तो वो इन एक्ट को समझता है, हाँ। उसको ना ये एक्ट समझ में आते हैं, हाँ। इनकी परिभाषा ही समझ में नहीं आई कभी एक्ट की, तो ना ये है क्या। वो उगा लेता है खेत के अंदर, उसके लिए सबसे आसान चीज है उगाना, उसका कर्म है। अब देखिए बात हुई कि वो कौन सी फसल उगाता है, जैसे कि बात कर रहे थे अभी सर, बात कर रहे थे कि ये क्यों नहीं उगाता वो, जिसपे एमएसपी है वो उस फसल को खुशी खुशी उगाना चाहता है कि इतना न्यूनतम रेट तो मुझे इसका मिल जाएगा, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं इसको बोल के बताना चाहता हूँ। उसने गेहूं लगाया, उसने चावल लगाया। अब जैसे सर बात करते सोयाबीन का मार्केट ने डाउन कर दिया, चने का मार्केट ने डाउन कर दिया, उन पे एमएसपी कम है, नहीं के बराबर है, इसलिए किसान उनको लगाना भी नहीं चाहता। अब सारी अभी धान की तैयारी हो चुकी है, बारिश नहीं लेकिन फिर भी धान की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि उस पर एमएसपी मिलता है, तो धान लगाया जाएगा। फिर बात आती है किसान स्टॉक करता है क्या? किसान ना के बराबर स्टॉक करता है, ना के बराबर। बहुत बड़ा किसान होगा ना, जो बहुत बड़ा एक जमींदार होगा, वो थोड़ा बहुत स्टॉक कर लेता होगा, लेकिन किसान मनचंदा साहब तो कह रहे हैं कि अभी रखा हुआ है। नहीं किसान अब ट्रेंड चेंज होने लगा। अब ट्रेंड चेंज होने लगा। जब भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही थी, जब भी उसने स्टॉक किया उसको घाटा ही हुआ है। ये जो ज्यादा पैसे ना किसान को अब भी नहीं मिल रहे, अगर मिले तो मैं तो खुश हो जाऊंगी 5000 गेहूं हो जाए, ये किसान को तो अब भी नहीं मिल रहे ज्यादा पैसे। किसान का जो गेहूं बिका है वह 2000 से लेके 2300-2400 तक का बिका है बस। 2275 रुपए सरकारी कहाँ गया वो सारा गेहूं? मैं बताना वही तो समझाना चाह रहा हूँ। 2275 जो है सरकारी बोली होगी, सरकारी बोली में हर किसान के लिए अपना गेहूं बेचना एक आसान सी प्रक्रिया नहीं है। इतनी आसान नहीं है कि घर बैठे उसने कोई ऑनलाइन बुकिंग कर दी, उसका गेहूं बिक गया। ट्रॉली मंडी में जाती है, ट्रॉली मंडी में पूरी रात खड़ी रहती है, वहां पे नंबर आता है, उस पर भी फिर आधार कार्ड दीजिए, ये दीजिए, ऐसे दीजिए, ये दीजिए, आपका गेहूं की कितने पैदावार हुआ, कहाँ पे कितना गेहूं था, कितना हुआ था, बहुत चीजें हैं उसमें। इस स्टेट का है, वहां से है, ये है, वो है। वहीं पे ये प्राइवेट लोग भी रहते हैं, वहीं पे जिनकी बड़ी बड़ी मिल होती है, जो बड़े बड़े आड़ती रहते हैं, वो उससे 2 रुपए कम में गेहूं लेके जाते हैं कि इस ट्रॉली को घुमा दे और मेरी मिल में डाल दे, मैं 2 रुपए कम दूंगा तुझे। एक मशीन रखते हैं वो मॉइस्चर चेक करने वाली, उसके अंदर घुसा देते हैं कि इसमें तो यार इतना मॉइस्चर है। वो किसान वहीं बैठा रहता है जो ज्यादा दाम की बात कर रहे हैं। स्टॉक करना बड़ा मुश्किल है उसके लिए, उसमें घुन लग गया तो किसी लायक नहीं बचेगा। कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए, सरकारी कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए जहाँ पे हम रख सके। मैं अपना खुद का एग्जांपल बताता हूँ, मैंने आलू लगाया, मेरे पास आलू की पैदावार अच्छी हुई, लेकिन मैं उस आलू को 1.5 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रख पाया, क्योंकि वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया, गर्मी थी। मैंने कोल्ड स्टोरेज वालों से बात की कि हम इसको कहाँ कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, तो मुझे कोई अपने आसपास ऐसा कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला जहाँ मैं उसको रख सकता हूँ। वो बहुत दूर दूर थे, वो सारे प्राइवेट थे। वो बोले सारा आलू एक साथ रखोगे और सारा आलू एक साथ ले जाओगे, तो हमारे लिए ईजी नहीं है। तो आप कह रहे सब खराब हो गया गेहूं?
गेहूं, मैं ये नहीं कह रहा गेहूं खराब हुआ है, ये तो मैं कह ही नहीं रहा गेहूं खराब हुआ। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ ना, ये गेहूं जो है ये बड़ी बड़ी मिल वालों के पास जमा है। अच्छा, वहां जमा है। अब उनको मजा आ रहा है कि अब 2-3-4 रुपए गेहूं बढ़ेगा, वो सीधा 5 रुपए बढ़ाएंगे कि अब शरबती गेहूं का रेट जो है, एक सेकंड बस मैं क्लियर कर दूं, 30 सेकंड में करिए फिर ब्रेक लूंगा फिर जल्दी से। मतलब उसको अब इतना रेट बढ़ाएंगे, अब रेट की एक भूमिका बन गई है, इतना रेट बढ़ गया है, किसान को मिल रहा है, किसान को नहीं मिल रहा है 1 रुपया भी ज्यादा। अच्छा, वो 22.75 से उसको 23 रुपए भी नहीं मिले, किसान को नहीं मिला कुछ भी ज्यादा। वो मिलेगा उन मिल मालिकों को जिनकी पैकेटों में बंद थैली आप खाते हैं और उसको आप रोटी खाते हैं, और उनको गेहूं देना किसानों की मजबूरी है। ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मंजंदा साहब 30 सेकंड में बोलिएगा क्या कह रहे हैं। देखिए घनश्याम जी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, एक बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन आप ये देखिए कि गेहूं के ऊपर पे हम चर्चा कर रहे हैं, गेहूं की पैदावार अभी बाजार के अंदर आए समय कितना हुआ है? अभी समय तो सिर्फ मात्र 2 महीने ही गए हैं। 2 महीने में ऐसा तो है नहीं कि पूरा देश ने गेहूं खा लिया। 113 लाख टन की, माफ कीजिए 1130 लाख मीट्रिक टन के आसपास की इस साल की कंजम्पशन एक्सपेक्टेड है और 1140 लाख मीट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, यानी कि 10 लाख का एक मेजर गैप तो यहीं पर ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा पूरे साल का जो कंजम्पशन है उसको पूरा 2 महीने के अंदर ही कंज्यूम कर लिया गया। किसानों ने तो स्टॉक नहीं किया ना, सुमित कह रहे किसानों ने स्टॉक नहीं किया। देखिए अगर आप हरियाणा और पंजाब की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स हरियाणा और पंजाब, वहां पे अब किसान इतना समृद्ध हो चुका है कि वो स्टॉकिंग करता है, एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए कि किसानों ने स्टॉक भी नहीं किया है, तो जितने भी मिलर्स के पास में जो माल गया है, आटा बनाने वाली जो कंपनियों के पास में जो माल गया है, ठीक है, वो माल तो अवेलेबल है ना। दूसरी चीज, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस भी करते हो तो वो माल के लिए बायर भी तो आपके पास खड़ा होना चाहिए। बायर कहाँ है? जिनको माल परचेज करना था, स्टॉक करना था, बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर स्टॉक करना था वो कर चुके। आप एक्सपोर्ट तो खोलने जा नहीं रहे। आपके प्राइजेस के अंदर में डिस्पैरिटी कब आएगी? जब आप एक्सपोर्ट को ओपन कर दोगे, तभी तो हाहाकार मचेगा कि जी एक्सपोर्ट हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय, कई और डिटेल हैं जो डिटेल में जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, टीवी की मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात आज हो रही है गेहूं की। 2 पड़ाव हम पार कर चुके हैं, आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अब यहां से सोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। कृषिवीर चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से खरीद और वितरण के बीच जो विनिमय है उसको दुरुस्त किया जाए, और दुरुस्त करने के प्रोसेस में सर एफसीआई की इंपॉर्टेंस और उसके रोल को कैसे देखते हैं? पहली बात तो है, अभी हमारे पास जो भंडारण की पूरी सुविधाएं नहीं है जितना हम चाहते हैं। अच्छा, भंडारण की सुविधाएं जो है हमारे पास 50% है। हमने वो भी दिन देखा है कल तक
कि हरियाणा और पंजाब की सड़कों के बराबर में जो है गेहूं खरीद के और खुले में लगा दिया गया और तिरपाल से ढक दिया गया जब बरसात आ रही है, और वो सड़ता रहा गेहूं। ये दुर्गति हुई। ये भी हमने हालात देखे कि गेहूं इतना ज़्यादा है हमारे पास स्टॉक में कि उसको समुद्र में फेंकने तक की बात राजनीतिक लोगों ने करी, उसको शराब कंपनियों को बेचा गया। ये एक सिस्टमेटिक वे में हमको, जैसी हमारी आवश्यकता है, हमको भंडारण की क्षमताओं को सुधार करके हमको पूरा एक मूवमेंट देना पड़ेगा इसमें, और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअल कंज्यूमर जो है उसको गेहूं समय पर उपलब्धता कैसे हो। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम रखने का उद्देश्य यही है कि चीज़ें कब्जे से बाहर ना जाएं। आज जो गेहूं स्टॉक है वो बाजार के अंदर है, कंपनियों के अंदर है, कंपनियों के स्टॉक हैं। सरकार ने जो सीमा लगा रखी है, सरकार ने ये लगा रखा है ना कि एक जगह 10,000 टन आप रखेंगे, वो 10-10 हजार टन छह जगह रखवा दिया एक ही कंपनी ने। तो इस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। कोई, मेरी राय तो बहुत साफ है कि हम निर्यात की योजना पर काम कर रहे थे। ये आयात की बात, बाजार को नहीं करने की बात करनी चाहिए। आपके पास सब कुछ है। और यूक्रेन में युद्ध हुआ ना, यूक्रेन जो गेहूं अपना बेचता था वो बाजार बढ़ा है, तो हम उस बाजार को देख रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है मनचंदा जी कि बाजार की ताकतों ने स्टॉक कर लिया है और वो एक्सपोर्ट के लिए इंतजार करेंगे? सरकार को मजबूर करेंगे इंपोर्ट करने के लिए। करने दीजिए, कीमतें कम हो जाएंगी। आप उसको एक्सपोर्ट करने की योजना पे काम कर रहे हैं। स्टॉक करके क्या करेंगे वो? मैं कृष्णवीर जी वही कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने किया था ना, पहले आईटीसी ने किया था ना, बिल्कुल 2006 में बिल्कुल यहीं का गेहूं खरीदा और यहीं से स्टॉक की सब किया और शिपमेंट गया और रास्ते में से शिपमेंट वापस होके और हिंदुस्तान में आ गया। ये हकीकत है इस देश के गेहूं की। गुस्से में हैं सर आप? देखिए, गुस्से में ये है कि गलत तरीके से गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारी जो पॉलिसीज है हमको उसको अब टफ करना पड़ेगा। हाँ कृष्णवीर जी, आप जिस रूट की बात कर रहे हैं कि ठीक है, जो आपने गोडाउन्स के अंदर माल रखा है उसी को पहले आपने निकाला, फिर आप उसी माल को वापस लेके आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका एक्सपोर्ट बैन है, वीट आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। जब एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे और वो बैन ही है, तो जब आप यहाँ पे सरप्लस के अंदर में माल लेकर के आएंगे तो निश्चित तौर के ऊपर पे उससे कीमतें नीचे जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी जो पेट्रोलियम के अंदर में हुआ, पेट्रोल के अंदर में हुआ, देखिए रशिया के ऊपर पे कंट्रोल किया गया, उससे कोई यूरोपियन कंट्रीज जो है वो तेल परचेज नहीं कर रही थी। वो कहाँ आया? इंडिया में आया। रशिया से भारत ने परचेज किया, परचेज करके उसका एक्सपोर्ट किया, ये एक अलग बात है। सिमिलरली अगर वो इंपोर्ट होता है, ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जिनका पहले इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ उसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करके उसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अगर गेहूं भी यहाँ पर इंपोर्ट किया जाए और इंपोर्ट करके अगर उसको किसी अदर फॉर्म के अंदर या रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो उससे बेनिफिट इंडिया का ही होगा, भारत का ही होगा। ये एक दूसरी बात है। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि देश के अंदर में गेहूं अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल अवेलेबल है, सरप्लस के अंदर अवेलेबल है और अच्छी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है। दूसरी यहां पर सबसे बड़ी बात, अगर किसान को उसका अच्छा प्राइस मिलता है, देखिए एक तो किसानों ने बेच दिया, अगर उन्होंने 2275 और प्लस 125 रुपये बोनस के ऊपर पे बेचा है। हालांकि मेरे पास ऐसी भी रिपोर्ट्स थी कि किसानों ने 2275 एमएसपी के ऊपर ही बेच दिया, उन्होंने इंतज़ार ही नहीं किया इस चीज़ का कि हमें एमएसपी मिले। उनको ये था कि हमारा माल तुरंत निकल जाए और हमें इमीडिएट कैश मिल जाए, तो उन्होंने मिलर्स को बेचा। मिलर्स ने, किसी ने 50 रुपये एक्स्ट्रा दिए, किसी ने 30 रुपये एक्स्ट्रा दिए, किसी ने नहीं भी दिए। 2275 रुपये से लेकर के 2300, 2350, 2400 रुपये तक उन्होंने अपना माल को निकाला। लेकिन एक अच्छा प्राइस जो हमने कई बार ये भी देखा कि उसी समय पर, जिस समय पर मंडी के अंदर में अराइवल्स हो रही थी, उस समय पर कुछ मंडीज के बीच के अंदर में 2600 रुपये भी भाव पर गेहूं बिका। अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गेहूं की कीमतों के अंदर एक उछाल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि विदेशी बाजार यहां पर तेज हुए हैं। अच्छा। विदेशी बाजारों के अंदर में एक तेजी आई है और आज हम ग्लोबल मार्केट के साथ में कनेक्टेड हैं। हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, हमारा ईटिंग जो सर्कुलेशन है वो चेंज हो गया है। आप ब्रेड की तरफ चले गए हैं, आप राइस से, आप देखिए ना, आप
का जो कंजम्पशन था राइस का वो रिड्यूस हुआ है। आप डाटा उठा करके देखिए, आपको दिखाई देगा कि आपका जो ईटिंग हैबिट है, जो राइस खाने वाले जो पॉपुलेशन थी वो कन्वर्ट होती चली जा रही है, आपकी वीट की तरफ पहुंची है। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे जो ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई हैं, आप मेट्रो सिटीज के बीच में देखिए आपकी ब्रेड की कंजम्पशन कितनी तेजी के साथ बदली है। आपका जो पैक्ड आटा है उसकी सेल आप देखिए लगातार आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये कहां से आ रहा है? ये बन तो उसी से रहा है ना, गेहूं से ही बन रहा है ना। तो गेहूं की जो कंजम्पशन है उसमें भी हमने इजाफा देखा है पिछले 4-5 साल से लगातार, उसके अंदर एक बढ़त हमने देखी है। प्रोडक्शन, यस प्रोडक्शन आप पिछले 5 साल का आप डाटा उठा करके देखिए। एक समय था जब हम 1000 लाख मीट्रिक टन से नीचे का प्रोड्यूस कर रहे थे और लगातार 5 साल से हमारी जो प्रोडक्शन है वो 1000 लाख मीट्रिक टन के ऊपर बनी हुई है। और इस बार जो 1140 लाख मीट्रिक टन के आसपास का हम प्रोडक्शन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ऑल टाइम हाई है। तो ऐसे के अंदर में अगर फार्मर को वीट के अगर प्राइसेस ठीक मिल रहे हैं तो मुझे लगता है ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो अविनाश जी को जोड़ते हैं चर्चा में। तो अविनाश जी, क्या लग रहा है आपको कि इससे गेहूं की आपूर्ति में फर्क आएगा अगर आयात कर लेते हैं, और दूसरा जो मांग है और जो प्राइस है वो स्थिर हो जाएगा? देखिए, सीधी सी बात, मार्केट जो होता है वो डिमांड और सप्लाई के नियम पे काम करता है। अब जैसे कि ये बात हो रही है कि प्रेशर बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर आयात शुल्क घटाने का। अब आप ये सोचिए, बाजार अगर कंट्रोल करना चाहता है रेट को, तो वो चाहेगा कि आयात ना हो या आयात हो। वो तो ये चाहेगा कि मैंने जो रोक के रखा हुआ है, कीमतें बढ़े तो मैं मनमाने दाम पे बेचूं। तो ये मन में से भ्रम निकाल देना चाहिए कि सरकार अगर आयात शुल्क घटा रही है तो उसमें किसी तरीके से भी ये मार्केट लॉबी का हाथ है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेटा पे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ग्राउंड से आपको बात समझ में आती है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिनों पहले मैं पूर्वांचल के कुछ शहरों में, गाँव में गया जहाँ पे काफ़ी इसकी गेहूं की पैदावार होती है। इस बार मुझे ये पता लगा कि किसान जो है वो अपनी फसल को बेचने में उतनी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है जितना पिछले सालों में दिखाया। उसके 2-3 रीज़न हैं, बहुत सॉलिड रीज़न हैं। एक, इस बार बारिश अभी उस हिसाब से नहीं हुई, प्री मानसून भी नहीं हुआ जिससे उसको हड़बड़ी हो कि मुझे तुरंत भेज देना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी सीमांत किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास उसको रखने के लिए जगह नहीं होती, एक चीज़। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे वहाँ के एक किसान ने बताया कि इस बार शादियों का सीजन 3-4 महीने तक बिल्कुल नहीं है। हमारे घर में जब शादी होती है या कोई ज़रूरत होती है तो हमें ज़रूरत होती है किसी भी कीमत पे अपने प्रोडक्ट को निकाल देने की। तो कई ऐसे बहुत ऐसे छोटे आगे बढ़ना है। मुझे आखिरी पड़ाव पे पहुंचे। सुमित, चलते चलते क्या लगता है, किसान को नुकसान हो रहा है, किसान को फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी गेहूं नजर नहीं आता, आयात तक की बात पहुंचती है, किसान तो फंस गया लगता है। किसान को इतना ज्यादा फायदा हो नहीं रहा सर, इसमें जितना दिखाया जा रहा है ना, अच्छा। बताया जा रहा है कि किसान के पास गेहूं जमा है और उसका 3000 रुपए 4000 रुपए गेहूं बिकेगा और उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। ये मतलब एक झूठ है, मतलब ये सच नहीं है। हो सकता है बहुत थोड़ी मात्रा में किसी के पास गेहूं और इतना थोड़ा बहुत कोई रखता भी है, किसान थोड़ा बहुत स्टॉक रखता भी है। एक सामान्य सी बात है कि जब हार्वेस्ट हो जाता है, गेहूं कट जाता है, कोई फसल कट जाती है, मंडी बंद हो जाती है, बिक जाता है, थोड़ा बहुत कोई रखता भी है। और स्टॉक किया हुआ है सुमित? स्टॉक किया है गेहूं? हमने स्टॉक नहीं कर रखा सर। किया हुआ है? ना, हमने स्टॉक नहीं कर रखा, क्योंकि स्टॉक करना एक बड़ी परेशानी है। सर बार बात कह रहे हैं कि बारिश नहीं आई है, ये बारिश का आजकल पता नहीं चलता है, इतनी जगह ही नहीं है हमारे पास कि हम उसको बोरियों में डालें। बोरियों में डालने के बाद वहाँ पे एक जगह को अपनी ब्लॉक कर दें, वहाँ पे स्टॉक करें, फिर लेबर लगा के उसको फिर निकालें और फिर वहाँ से लोड करके फिर ट्रांसपोर्ट के साथ। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आयात किया जा सकता है। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर अभी तो अनुमानों के आईने में गेहूं को लेकर अलग अलग तस्वीर उकेरी जा रही है। अब कौन सी तस्वीर सार्थक तौर पे धरातल पे हमको नजर आएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल देश में गेहूं को लेके किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, ये पैनलिस्ट जरूर समझा रहे हैं। तो सच के साथ के आज के इस अंक में इतना ही। अगली मुलाकात बहुत जल्द। नमस्कार। जो बीमारी को भगा दे वो योग है, जो आपको निरोग बनाए वो योग है, जो आपको जीवन जीना सिखा दे वो योग है।
मेडिकल साइंस योग को पूरी तरह मानता है कि योग भी एक बहुत बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी है। बहुत ज़रूरी है योगा, क्योंकि आपके मेंटल पीस के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए और लेडीज़ की हार्मोनल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है योग। योग दिवस पर देखिए कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण 21 जून शुक्रवार सुबह 8 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 4 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तुमको पता है, जब तुम चीखकर गायब हो गई थी ना, तब खरूसा ने तुम्हारी दुकान का ध्यान रखा। उसने तो अपनी दुकान भी नहीं खोली अच्छू। और पता है, उसने तुम्हारी पूरी दुकान की सफाई कर दी और तुम्हारा ताज भी चमका दिया। अरे वाह एल्मो, तुम तो बहुत काइंड दोस्त हो। ये झूठ मूठ की पट्टी तो ठीक है एल्मो, पर पीकू के साथ कलरिंग करने का कोई और तरीका जरूर होगा। सोचो एल्मो, सोचो। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पुलिस स्टेशन। हाँ, मेरी बेटी गायब हो गई है, उसको ढूंढ दीजिए ना प्लीज। अरे 48 घंटे नहीं हुए हैं अभी। हेलो, आज सुबह ही मुझे पता चला कि हम सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। क्या? हम सब बाहर जा रहे हैं? देखिए गोलमाल अस्पताल सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से डीडी फ्री डिश पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मेरा जन्म तो मैके में हुआ, लेकिन तकदीर का फैसला ससुराल में होगा। मोहब्बत में दुनिया हंसी हो गई। बड़ा कह रहे थे बिना मांगे ही इतना दहेज देंगे, तो क्या रुपयों के अलावा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं? और वक्त आने पे हम अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। वक्त आता नहीं, लाया जाता है। मैं इस घर में कोई शोभा की चीज नहीं जो बाहर निकाल कर फेंक दी जाए। तलाक के कागजात पर दस्तखत करेगी, लेकिन हमारी शर्त है, तुम ये केस वापस लेते हो या नहीं? मैं उन लोगों को तिल तिल मारूंगी। मैं उस घर की मर्यादा को मिट्टी में मिला दूंगी। देखो जी देखो, ये मेरी ससुराल है। फंडू फीचर फिल्म में 21 जून शुक्रवार रात 8 बजे फिल्म मेहंदी, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लटपट लटपट कमर दामिनी, अधर रागिनी, मेरे दर आई कैसी सजी धजी, देखो मेरे पिया की सांवरी, जिया से बावरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। दिल ये बेचैन में, रास्ते पे नैन
देखिए चित्रहार सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।